स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 1 मार्च के डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है, फीडबैक के सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी कि एफआरओ के एग्जाम के लिए, आरओ सचिवालय के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का पेड ग्रुप चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये नंबर है 7665804421। आप इस पर नंबर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कोर्स में ज्वाइन या एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से कि भारत और ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी वियना है, उन्होंने एक साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सिमिलर मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, जैसे कि हमने फ्रांस के साथ साइन किया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन किया है, जर्मनी के साथ किया है, फिनलैंड के साथ किया है, तो इंडिया एक साइन करने जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि जो हम माइग्रेट करके जाते हैं लोग, भारत के लोग माइग्रेट करके ऑस्ट्रिया जाते हैं, तो उसके लिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने वहाँ पे साइन किया है। वाइल इंडिया हैज़ बीन कीन टू फाइनलाइज दीज एग्रीमेंट्स विद यूरोपियन कंट्रीज एज अ स्टेपिंग स्टोन टू रिजॉल्विंग इशूज़ ओवर द लॉन्ग पेंडिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो धीरे धीरे हम जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो अभी तक नहीं हो पाया है, और हम उसके लिए उसकी जद्दोजहद में है कि हम धीरे धीरे कुछ ऐसा काम करें कि भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो उसके लिए भारत जो है लगातार प्रयासरत है। एंड फैसिलिटेटिंग इंडियन प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दीज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो सी देम एज अ वे टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो और यूरोपियन यूनियन को ये लगता है कि अगर हम ऐसे मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन कर लेंगे भारत के साथ, तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगली रहना चाहते हैं यूरोप के अंदर, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। Mr. Jaishankar and Mr. Schellenberg held a combined meeting with foreign ministers of Czech and Slovakia under the Slavkov trilateral format for the Central European countries. नेक्स्ट आता है क्रोएशिया ने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात है कि क्रोएशिया जो है अब वो भी यूरो जोन के अंदर आ गया है और एंटर्स बॉर्डरलेस यूरोप क्लब। देखिए, क्रोएशिया स्विच्ड टू द यूरो एंड एंटर्ड यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन। 2 स्टेप्स प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस प्लेंकोविक कॉल्ड अ हिस्टोरिक मोमेंट। सिंपल सी बात है, 2 स्टेप लिए गए हैं। एक तो जो शेंजन वीज़ा है उसके तहत आ गए हैं। देखिए, शेंजन एक एरिया है यूरोप के अंदर कि अगर आपने शेंजन वीज़ा ले लिया है तो आपसे क्या होगा, 19 से 20 देश ऐसे होंगे जिसमें आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। आपके पासपोर्ट पर अगर शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तो आप किसी भी देश में एंटर कर सकते हैं उस पासपोर्ट की मदद से, उस वीज़ा की मदद से। और साथ ही साथ हर देश की जैसे अपनी अपनी करेंसी होती है। अगर आप यूरोप के देश हैं और यूरोप के देश ने अगर यूरो करेंसी अपना ली है, तो उससे क्या होगा कि वो जो करेंसी है वो सभी देशों में, जो भी यूरो जोन का मेंबर होगा, जहाँ जहाँ पर भी यूरो जो करेंसी है वो चलती होगी, सभी देशों में वो चलेगी। तो बाल्कन नेशन यानी क्रोएशिया का अपना में एक बाल्कन देश है, उसकी जो अपनी कूना करेंसी थी उसने उसको ख़त्म कर दिया है और 20वां मेंबर बन गया है यूरो जोन का। यानी कि अब यूरो जोन में, यानी कि वो देश जिनमें यूरो चलती है, ऐसे देश 20 हो गए हैं। ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में यूरो नहीं चलता, उनकी अपनी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग की। इट इज़ ऑल्सो नाउ द 27th नेशन इन द पासपोर्ट फ्री शेंजन जोन। अब शेंजन जोन में 27वां देश है। यानी कि अगर आपने एक बार शेंजन वीज़ा ले लिया तो आप 27 देशों में जा सकते हैं यूरोप के, उनमें जाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर है। यूके का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल भी है और यूके का वीज़ा आपको अलग से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि कोई भी फ्लॉ नहीं था, कोई भी कमी नहीं थी जो 2016 में 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस किया गया था। 500 और 1000 के नोट जो उस टाइम पे चलित नोट थे, 500 और 1000 के, उनको बंद कर दिया गया था। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके अनाउंसमेंट किया था। द मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे फाउंड नो फ्लॉ, कि कोई भी फ्लॉ नहीं है यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रोसेस था, जिसके वजह से उन्होंने 500 का नोट और 1000 का जो बैंक नोट्स थे उनको 8 नवंबर 2016 को उन्होंने क्या कर दिया था, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया था। सोल विमेन जज जो है 5 मेंबर बेंच में जस्टिस BV नागराथन,
उनका कहना यह है कि वो मेजॉरिटी से डिसएग्री करती हैं। हालांकि मेजॉरिटी यानी कि जो फैसला आया वो 4:1 से आया कि 4 मेंबर्स ने तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेली जो महिला मेंबर थी इस बेंच पे उन्होंने कहा कि नहीं दिक्कत है, saying the government's notification issued under section of the Reserve Bank of India Act was unlawful। कि उनका कहना यह है कि जो सरकार ने सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 के तहत आरबीआई एक्ट के तहत जो उन्होंने ये फैसला सुनाया, ये जो प्रोसेस लेके आए वो डिमोनेटाइजेशन का, वो क्या था, वो अनलॉफुल था। जस्टिस B.R. गवई डिलीवरिंग द जजमेंट फॉर द मेजॉरिटी विच इंक्लूडेड जस्टिस एस अब्दुल नजीर, A.S. बोपन्ना, V. राव सुब्रमण्यम, उनका कहना यह था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने एडवाइस करा सेंट्रल बोर्ड को जिससे कि आप डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस कर दें। नेक्स्ट आता है असम के अंदर नई डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जा रही है। तो ये क्या होता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, ये देखते हैं। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी कि अगर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ, जैसे कि एमएलए चुन के आएंगे, एमपी चुन के आएंगे, तो कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए चुन के आएंगे, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी होती हैं उसके प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहा जाता है। तो पहले असम के अंदर सिटीजनशिप एक्ट चल रहा था कि वहाँ पर एनआरसी का इशू चल रहा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का इशू चल रहा था, और अब डीलिमिटेशन कहा रहा है। तो असम रिमर्ज्ड 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद द वंस दे वर कार्व्ड आउट ऑफ 4 days आफ्टर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि उन्होंने रीइमर्ज कर दिया है 4 डिस्ट्रिक्ट को। दे वर कार्व्ड आउट ऑफ 4 days आफ्टर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड द इनिशिएशन ऑफ द डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि वही एमएलए वाली सीट्स के लिए और एमपी वाली सीट्स के लिए। मैनी वेलकम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन बट क्वेश्चन द यूज ऑफ द 2001 सेंसस। तो कई लोगों ने उसका स्वागत तो किया है, लेकिन ये कहा है कि पॉपुलेशन जो यूज़ किया है वो 2001 सेंसस की पॉपुलेशन को इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो डीलिमिटेशन क्या होता है अगर हम देखें तो डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम बाउंड्रीज जो है लोकसभा की और राज्य की जो स्टेट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन अ रीसेंट सेंसस टू इंश्योर ईच सीट हैज़ एन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स। इट इज़ आइडियली कैरिड आउट एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कि ये हर कुछ सालों में किया जाता है सेंसस होने के बाद, बाय एन इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन। एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है जो कि अपने आप में स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है, और वो ये काम करता है। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत ही बनाया जाता है। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में बनाया गया, 1962 में बनाया गया, एक्ट 1972 में आया, फिर एक्ट 2002 में भी आया। तो उन सभी एक्ट के दौरान जो है ये डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। तो वाई वाज इट पुट ऑन होल्ड इन असम, अगर हम देखें तो असम में इसको क्यों होल्ड पर रखा गया, तो डीलिमिटेशन पैनल्स वर सेटअप थ्राइस। तो देखिए 3 बार बनाया गया है, 1952, 1962, 1972 रेगुलरली बिफोर द एक्सरसाइज वाज सस्पेंडेड इन 1976। और 1976 में जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज थी उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया इन व्यू ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द स्टेट की, क्योंकि अलग अलग राज्यों में फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चल रहे थे। अब देखिए फैमिली प्लानिंग की वजह से क्या हुआ कि जो दक्षिण राज्य थे भारत के उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनके यहाँ पॉपुलेशन कम हो गई है। तो उसके वजह से उनके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं एमपी की सीट्स और एमएलए की सीट्स, तो दक्षिण राज्यों का ये कहना था कि अगर हमने इस पर बढ़ चढ़ कर काम किया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तो क्या इसका हमें नुकसान होगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है अगर डीलिमिटेशन होता है तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ एमपी की सीट्स हैं, नंबर ऑफ एमएलए की सीट्स हैं साउथ के स्टेट्स में, वो क्या होने लगेगी, वो कम होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई है। जबकि जो ऊपर के स्टेट्स थे, नॉर्दर्न स्टेट्स थे भारत के, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इन्होंने कोई भी इस चीज़ की सुध नहीं ली और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती रही। तो जब हमने फैमिली प्लानिंग का, यानी कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों ने कोई भी काम नहीं किया फैमिली प्लानिंग पे, तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन लोगों के यहाँ एमपी एमएलए की संख्या बढ़ जाएगी पॉपुलेशन की वजह से। तो इसके वजह से डीलिमिटेशन को रोक दिया गया 1976 के बाद, क्योंकि उत्तरी राज्यों ने कोई भी इस पे फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पे कोई भी उन्होंने काम नहीं किया था। लास्ट कमीशन 2002 में सेटअप किया गया था, बट बिफोर इट्स एक्सरसाइज वाज कंप्लीटेड इन 2008 डीलिमिटेशन कर दिया गया 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड द डीलिमिटेशन कमीशन फॉर द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर 2020 में। एक्साइज जो थी वो इमिनेंट थी, बट सेक्शन 8A ऑफ द आरपी एक्ट 1950, तो आरपी एक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइट किया था डीलिमिटेशन को इनिशिएट करने के लिए, एंड द यूज ऑफ 2001 सेंसस डेटा हैव रेज्ड हैकल्स। और सेक्शन 8A ओनली अलाउज रीओरिएंटेशन एंड रूल्स आउट एनी चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री
एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है डीप फेक की। हालांकि डीप फेक पहले भी करंट अफेयर्स में कवर किया जा चुका है, यहाँ पे आज वापस से कवर करते हैं इसको कि डीप फेक्स क्या होता है। अब देखिए, डीप फेक्स का मतलब ये है कि कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे हम किसी गलत चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है वो पोर्नोग्राफी में किया जाता है। तो उसको समझते हैं। डिसइंफॉर्मेशन एंड होक्सेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मेयर अनोयंस टू वारफेयर दैट कैन क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड, यानी कि समाज में दिक्कतें आएंगी रहने में। पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा कि हम इसके सपोर्ट में हैं, हम उसके सपोर्ट में हैं। और कुछ केसेस में इलेक्शन आउटकम को भी इन्फ्लुएंस करता है। नेशन स्टेट एक्टर्स जिनका जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं, आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एंटरप्राइजेज हैं, और जो मैनिपुलेट कर सकती हैं सोशल मीडिया को, वो इस चीज़ के तहत बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट हैज़ अ न्यू टूल इन द फॉर्म ऑफ डीप फेक्स। तो अब डीप फेक्स क्या है इसको समझते हैं। डीप फेक्स डिजिटल मीडिया है। इसमें वीडियो भी आ सकती है, ऑडियो भी आ सकती है, इमेजेस भी आ सकती हैं, जिनको हम एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। इट इज़ बेसिकली हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फाल्सिफिकेशन। अब देखिए, फॉल्सिफिकेशन है यानी कि हमने किसी चीज़ को गलत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप फेक्स आर क्रिएटेड टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है? जिससे कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी भी संस्था को हम क्या कर सकें, उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकें। एक्सेस टू कमोडिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक रिसर्च, एआई एल्गोरिथम्स, अबंडेंट डेटा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट मीडिया, इसके वजह से हैव अ परफेक्ट स्टॉर्म टू डेमोक्रेटाइज द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया का हम इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सिंथेटिक मीडिया कंटेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीप फेक बोलते हैं। एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया या डीप फेक्स, उनका क्लियर बेनिफिट होता है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी में, एजुकेशन में, फिल्म प्रोडक्शन में, क्रिमिनल फॉरेंसिक्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। डीप फेक कैन बी यूज टू डैमेज रेपुटेशन। अब इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो सकता है? रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए हो सकता है। फैब्रिकेट एविडेंस, मान लेते कोई सबूत है, उसको ख़राब करने के लिए हो सकता है। डिफ्रॉड द पब्लिक, अंडरमाइन ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पर ट्रस्ट को, विश्वास को कम करने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऑल दिस कैन बी अचीव्ड विद फ्यूअर रिसोर्सेज विद स्केल एंड स्पीड। तो बहुत बड़े स्केल पे इसको किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके विक्टिम्स कौन है, यानी पीड़ित लोग कौन है। इसके अगर हम देखें तो जो पहला केस है मेलिशियस यूज़ का डीप फेक के, वाज डिटेक्टेड इन पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर लड़का है या कोई पर्टिकुलर लड़की है, विमेन है या मैन है, उसका फेस गलत तरीके से किसी और के फेस पे चिपका दिया जाएगा और ऐसा लगेगा कि पोर्नोग्राफिक फिल्म में वो पार्टिसिपेट कर रहा हो। 96% डीप फेक्स जो हैं वो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ होती हैं विद ओवर 135 मिलियन व्यूज़ ऑन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स। डीप फेक पोर्नोग्राफी एक्सक्लूसिवली टारगेट्स महिलाओं को। तो महिलाओं को ही पोर्नोग्राफी जो है वो अट्रैक्ट करती है, या आप कह सकते हैं इफेक्ट करती है। पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स कैन थ्रेटन, इंटिमिडेट एंड इन्फ्लिक्ट साइकोलॉजिकल हार्म, यानी कि साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। इट रिड्यूसेस वेमेन टू सेक्शुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं को सिर्फ हम सेक्शुअल ऑब्जेक्ट के रूप में मानना शुरू कर दें, उनको उस हाशिए तक ले आएँ। लीड टू फाइनेंशियल लॉस, पैसे का नुकसान हो सकता है, जॉब लॉस हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, समाज में जो उनकी इज्जत है वो कम हो जाएगी, यानी कि बहुत तरह से उनका लॉस ही लॉस है इसमें। डीप फेक कैन डिपिक्ट अ पर्सन एज इंडल्जिंग इन एंटी सोशल बिहेवियर्स एंड सेइंग वाइल्ड थिंग्स दैट दे नेवर डिड, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो वो कभी उन्होंने नहीं करी, लेकिन फिर भी वो उनके नाम पे आ जाएगी। इवन इफ द विक्टिम कुड डिबंक द फेक वाया एलिबी और अदरवाइज, दैट फिक्स में कम टू लेट टू रेमेडी द इनिशियल हार्म, यानी कि बाद में जो उसकी सही चीज़ है कि भाई उस पर्सन ने तो वो किया ही नहीं था, लेकिन वो चीज़ इतना लेट आएगी कि उसके वजह से जो डीप फेक ने जो काम किया उसकी वजह से उसको ज़्यादा हार्म हो चुका होगा। डीप फेक कैन ऑल्सो कॉज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोशल हार्म, यानी कि जो समाज में जो उनकी इज्जत है, जो सोशल हार्म है, वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। एक्सेलरेट द ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल मीडिया, और जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसके अंदर भी ट्रस्ट कम कर सकता है ये डीप फेक। डीप फेक कुड एक्ट एज अ पावरफुल टूल बाय अ मैलिशियस नेशन स्टेट टू अंडरमाइन पब्लिक सेफ्टी एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड chaos इन द टारगेट कंट्री।
फिर डी फेक कैन अंडरमाइन ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन एंड डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी हो, कूटनीति में, इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को कम कर सकती है। डी फेक कैन बी यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, तो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स जो है भारत से बढ़े हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। तो 1.66% में अगर हम देखें तो कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में भारत से राइज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हैं हम और एक्सपोर्टर हैं, जो 4 लाख टन 2022 में हमने कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट स्टूड एट 3.93 लाख टन इन 2021 में 3.93 लाख टन थे। और वैल्यू के टर्म्स में अगर हम देखें तो 8,762 करोड़ रुपए की कॉफ़ी हमने एक्सपोर्ट करी 2022 में, एज अगेंस्ट 6,984 करोड़ इन 2021। अब बजट से रिलेटेड कुछ बातें आती हैं, देख लेते हैं। तो नई जो एग्जेम्पशन लेस इनकम टैक्स रिजीम है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि अगर आप सालाना 7 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना है। कैप ऑन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज रेज टू 25 लाख फ्रॉम 3 लाख। ये अमृतकाल का पहला बजट आया है। पहली बात तो अमृतकाल क्या होता है? अमृतकाल होता है जो 25 साल का समय है, 75वीं भारत के इंडिपेंडेंस से लेके भारत के जब इंडिपेंडेंस को 100 साल होंगे, यानी कि 2022 से लेके 2047 तक का जो समय है, इन 25 सालों के समय को क्या कहा गया है? अमृतकाल कहा गया है। यानी कि 25 ईयर का पीरियड है, जिससे कि जब भारत सेंटेनरी करेगा, 100 साल करेगा अपनी इंडिपेंडेंस का 2047 में। फिर नई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करी है, पीएम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन एक लॉन्च किया गया है, यानी कि पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लाया गया है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान लाया गया है, जिससे कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के और ओबीसी क्लास के लोग हैं, उनको सम्मानित किया जा सके। जीरो टैक्स आया है फॉर एनुअल इनकम अप टू 7 लाख अंडर न्यू स्कीम, तो यानी कि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी वार्षिक आय है तो आपको उस पर कोई भी कर यानी कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना है। Those earning up to 7 lakh a year need not pay any income tax, ये हम देख चुके हैं। Giving a push for the regime which disallows all exemptions on investment, stating that the new regime would become the default। मिनिस्टर कहना यह है कि टैक्स पेयर्स still opt to file under the old regime which allows for tax exemptions and deductions on investments। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 7 लाख रुपए तो कह दिया गया है, लेकिन इसमें अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। यानी कि पहले क्या होता था कि 5 लाख रुपए तक पे तो इनकम टैक्स होता ही नहीं था। साथ ही साथ अगर आप कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी माना जाता था कि वो पैसा भी बच जाएगा, इनकम टैक्स के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 7 लाख रुपए वाला सिस्टम अपनाते हैं तो इसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा। 7 लाख अपना लिया आपने अगर सिस्टम, तो अगर आप कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस सब पे इनकम टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। बजट ऑफर नो चेंजेस फॉर दोज ऑप्टिंग टू स्टे विद द ओल्ड टैक्स रिजीम। दो स्विचिंग टू द न्यू टैक्स रिजीम कैन ऑल्सो हेयर आफ्टर अवेल देमसेल्स ऑफ द 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। जो 7 लाख रुपए तक कमाते हैं साल में, कहा जा रहा है कि वो 33,000 रुपये तक बचा पाएंगे। जो 10 लाख रुपए कमाते हैं वो 23,400 रुपये बचा पाएंगे, और 49,500 बचा पाएंगे वो लोग जो 15 लाख रुपये तक कमाते हैं। सीतारमन जी का कहना यह है कि 37% का जो सरचार्ज था उसको घटाकर 25% कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो लोग 2 करोड़ रुपये से ऊपर कमाते हैं। दिस वुड ट्रांसलेट इनटू अ सेविंग ऑफ अबाउट 20 लाख फॉर दोज हैविंग अ सैलरी इनकम ऑफ अबाउट 5.5 करोड़, जिनकी 5.5 करोड़ यानी कि 5.5 करोड़ के आसपास सैलरी है, वो 20 लाख रुपये तक बचा पाएंगे। मिनिस्टर एडेड दैट द नंबर ऑफ स्लैब्स वुड बी रिड्यूस टू 5, जो नंबर ऑफ स्लैब्स इनकम टैक्स में वो घटकर 5 रह जाएंगे। द न्यू स्लैब्स विल कम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से ये स्लैब्स जो हैं ये काम में आएंगे, यानी कि इफेक्ट में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का शेयर जो है 66% बढ़ा है, और अब टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो गिविंग अ ह्यूज बूस्ट टू अफोर्डेबल हाउसिंग, तो यूनियन बजट में कहा गया है कि जो एलोकेशन है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो अब 66% बढ़ा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF की बात की गई है कि अर्बन यानी कि शहरी जो बुनियादी जो ढांचा है उसको बनाने के डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, which will be used to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities। प्रधानमंत्री आवास योजना ने एलोकेट किए गए हैं 79,000 करोड़ रुपए इस साल में, जब पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो पिछले साल 48,000 करोड़ दिए गए थे, इस साल करीब करीब 79,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्कीम वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द मिडिल इनकम कम्युनिटी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड लो इनकम ग्रुप्स, यानी कि जो जिनके पास इतना आर्थिक समृद्धि नहीं है उनकी
हेल्प करने के लिए कि जिससे कि वो अपने पक्के मकान बना सकें। दिस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इज एम्ड टू प्रोवाइड इट्स बेनिफिशियरीज with an interest subsidy to take loans to purchase or build a house. UIDF will be established through the use of priority sector lending shortfall। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आ गया है इसमें कि बैंक्स में एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, यानी कि बैंक जैसे सबको उधार तो देता ही है, कर्ज देता ही है, लोन देता ही है, वहाँ पे बैंक के सामने कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में ला दिया गया है, यानी कि ये बैंक्स उस प्रायोरिटी सेक्टर को पहले लोन देंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ लोन जो है वो बाकी और लोगों को देंगे। दिस विल बी मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसको मैनेज करेगा, पब्लिक एजेंसीज़ के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। सेंटर जो है इसके लिए फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए सालाना भी देगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि वेटरन इंडियन ट्रांसलेटर थे और राइटर थे जानकी वल्लभ, उनकी चाइना में बीजिंग में 94 एज में उनकी डेथ हो गई है। और जो बेनेडिक्ट 16 थे, पहले पोप थे जिन्होंने 600 सालों के अंदर रिज़ाइन किया, उनकी 95 की एज में उनकी भी डेथ हो गई है। तो पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16। शाही एक जर्मन थियोलॉजियन थे जिन्होंने ट्राई किया कि हम क्रिश्चियनिटी के अंदर रीअवेकन कर सकें, यानी कि पुनर्जागरण कर सकें इन अ सेक्युलराइज्ड यूरोप, बट विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट पॉन्टिफ, यानी कि पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने 600 सालों के अंदर अपनी जॉब से, यानी कि पोप की जॉब से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पोप फ्रांसिस विल सेलिब्रेट हिज फ्यूनरल मास इन सेंट पीटर्स स्क्वायर, एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट इन विच अ करंट पोप विल सेलिब्रेट द फ्यूनरल ऑफ अ फॉर्मर वन। तो यानी कि ये एक, पहले तो इसमें क्या परंपरा थी कि एक पोप तब तक पोप रहता था जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती थी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक पोप ने दूसरे पोप का क्या किया हो, फ्यूनरल अटेंड किया हो, क्योंकि एक टाइम पे 2 पोप हो गए थे इस टाइम पे। बेनेडिक्ट स्टन्ड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था उन्होंने, जब उन्होंने 2013 में 11 फरवरी को ये अनाउंस किया कि अपनी जो उनकी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लैटिन भाषा वे बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं 1.2 बिलियन स्ट्रॉन्ग जो कैथोलिक चर्च है, 100 करोड़ से ज़्यादा 120 करोड़ लोग जो हैं, मैं इसको अब नहीं चला पाऊँगा क्योंकि मेरी एज हो रही है, तो मैं इसको नहीं चला पाऊँगा। तो ये कहते हुए उन्होंने क्या करा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। His dramatic decision paved the way for the conclave that elected Pope Francis as his successor. 2 popes then lived side by side in the Vatican Garden. एक अनप्रेसिडेंटेड अरेंजमेंट था इसमें कि कोई भी ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कि 2 पोप एक साथ वेटिकन सिटी के अंदर रह रहे हों, लेकिन अभी 2013 के बाद से ऐसा हो रहा था। तो एन अनप्रेसिडेंटेड अरेंजमेंट दैट सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर पॉप्स एमेरिटस टू डू द सेम। अब आगे भी ऐसा हो सकता है कि कोई पॉप चाहे तो वो अपनी मृत्यु से पहले अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो ज़रूर से ज़रूर आप बताइएगा। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है उनको भी कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।